अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजेड क्लासेस। आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ नेशनल इनकम। हमने पहले कंजम्पशन पढ़ा, फिर हमने सेविंग पढ़ा, आज हमने पढ़ना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एन एडिशन टू नेशंस फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल, फिनिश्ड गुड्स और गुड्स इन पाइपलाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्रीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स कि वो हमारा पार्ट ऑफ कैपिटल जो मोर कैपिटल प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे पास पहली टाइप होती है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि द इन्वेस्टमेंट ड्यू टू विच रियल कैपिटल एसेट्स ऑफ अ कंट्री एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव यूनिट्स इंक्रीज इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। यानी वो वाली इन्वेस्टमेंट जिससे कंट्री के रियल कैपिटल एसेट्स और प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, उसको हम बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। जैसा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग हो जाए, न्यू फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हो जाएं, या फिर प्रोडक्शन ऑफ न्यू कैपिटल गुड्स हो, तो ये सब एग्जाम्पल हैं हमारी नेट इन्वेस्टमेंट की। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि द इन्वेस्टमेंट विच कंसिस्ट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ ओल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। यानी कि जिसमें न्यू इन्वेस्टमेंट तो होती है लेकिन डिप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड इन्वेस्टमेंट भी उसमें इंक्लूड होता है, उसको बोलते हैं हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट। अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल क्या होगी कि द रियल कैपिटल एसेट्स ऑफ अ कंट्री रिमेन इन फैक्ट if not increase because this type of investment includes repairing or replacement cost of existing capital। यानी इससे कैपिटल कंट्री के कैपिटल एसेट्स बढ़ते नहीं हैं, हम उन्हीं पुराने एग्जिस्टिंग जो हैं कैपिटल एसेट पे अपनी उन पे रिपेयरिंग जो कॉस्ट होती है, जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है वो लगाते हैं। सही है। उसकी वजह से हमारे जो न्यू कैपिटल एसेट्स तो नहीं होते लेकिन जो एग्जिस्टिंग और जो ओल्ड होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं, इसको बोलते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? द इन्वेस्टमेंट ड्यू टू विच रियल कैपिटल एसेट्स ऑफ अ कंट्री डू नॉट इंक्रीज, जिससे कंट्री में कोई रियल कैपिटल एसेट्स इंक्रीज नहीं हो रहे, यानी कोई बिल्डिंग्स नहीं बन रही, कोई नई फैक्ट्रीज नहीं बन रही हैं, ये जस्ट इन फाइनेंशियल टर्म्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है। जैसा कि अगर एक पर्सन है इन्वेस्ट कर रहा है अपनी मनी इन बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं बाइंग एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी और बॉन्ड और अ प्रॉपर्टी, तो ये क्या है? ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है पर्सन से जो कि डिसइन्वेस्टमेंट है बाय अदर। ठीक है। देयर आर प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड आर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर। These transactions do not contribute to the stock of real capital assets of a country। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि वो इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से कंट्री के रियल कैपिटल एसेट्स भी इंक्रीज हो, रियल टर्म्स में इंक्रीज हो, यानी कि नई फैक्ट्रीज बनाई जाए, नए प्लांट्स लगे, नई मशीन्स लगे, विच डू नॉट ओनली इंक्रीज द इनकम ऑफ द इन्वेस्टर बट आल्सो इट हैज़ अ इम्पैक्ट ऑन रियल कैपिटल एसेट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है। एंड नेशनल इनकम एज वेल। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, लाइक प्रीवियस सेविंग एंड कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी वो इन्वेस्टमेंट होती है जो इंटरडिपेंडेंट होती है नेशनल इन लेवल ऑफ इनकम से, यानी उसका इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, इनकम बढ़े, कम हो या फिर ज़ीरो हो जाए, इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि ये हम शो भी कर रहे हैं यहाँ पे ग्राफ में कि ये इनकम हमारी बढ़ रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या है? कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि द इन्वेस्टमेंट दैट वेरीज विद द चेंज इन नेशनल इनकम इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। यानी वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम से रिलेट कर रही है, जैसे कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड सिर्फ इनकम पे कर रही है कि इनकम बढ़ेगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी। और ये जो नीचे हमने कर्व बना रखा है ये भी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट में और नेशनल इनकम में, कि जब हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। वी हैव टू मेन थ्योरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सेलरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमें जेएम क्लार्क ने दी है, और नेक्स्ट हमारे पास केन्स थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमें जेएम केन्स ने दी है।
टॉक अबाउट एक्सेलरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमें J.M. क्लार्क ने दी थी। तो इसको क्रूड एक्सेलरेटर थ्योरी भी बोलते हैं। तो इस थ्योरी है जो हमारी थ्योरी है कि पूरी बेस कर रही है इस पे कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टॉक इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आउटपुट। ठीक है, कि एक आउटपुट की पर्टिकुलर अमाउंट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कैपिटल स्टॉक की पर्टिकुलर अमाउंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि सपोज हम करते हैं कि अ कैपिटल स्टॉक ऑफ 400 में बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, यानी इनके दरमियान एक फ़िक्स रिलेशनशिप है, किनके दरमियान, कैपिटल स्टॉक और आउटपुट के दरमियान। और ये फिक्स्ड रिलेशनशिप हम इस इक्वेशन के ज़रिए शो करते हैं कि W इज़ इक्वल टू KT/YT। इसमें जो W है हमारा वो है हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो। ठीक है, COR हम इसको शॉर्टली कहते हैं। यानी ये शो कर रहा है कि रेशो ऑफ KT एंड आउटपुट, रेशो ऑफ कैपिटल स्टॉक एंड आउटपुट। और जो हमारा KT है ये है स्टॉक ऑफ कैपिटल इन पीरियड T जो है ये हमारा टाइम पीरियड को शो कर रहा है, और YT है हमारा आउटपुट एट पीरियड T। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेलरेटर थ्योरी जो है वो हमें एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड income. There is positive relationship between income and investment, that when income increases, investment increases, and when income decreases, investment decreases. ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं investment is the function of income. इसमें हमने इस अपनी थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें एज्यूम की थी। तो assumptions means those variable which we hold constant in order to prove the law। ठीक है, तो पहले तो हमने कांस्टेंट रख लिया अपने W को। W हमारी कैपिटल आउटपुट रेशो हमने सपोज किया है कि वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम सपोज कर रहे हैं कि ईच मशीन लास्ट फॉर 10 years। हम ये सपोज कर रहे हैं मीन्स के एवरी ईयर द एक्सपेंडिचर इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ इट्स प्राइस हैज़ टू बी मेड ऑन रिप्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि एवरी मशीन इज़ बीइंग यूज्ड इक्वल टू द मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी हर मशीन, हर कैपिटल जो है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक यूज़ किया जाएगा। फोर्थ हमारे पास असम्पशन है कि द डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन स्टार्ट आफ्टर इट कंप्लीट इट्स 10 years। हमने एज्यूम किया था पहले कि मशीन 10 years तक चलेगी, और फिर डेप्रिसिएशन कब शुरू होगा, 10 years के बाद। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको ग्राफिकली शो करते हैं कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि हमारी जो आउटपुट है उसमें हम चेंज लाने के लिए हम कैपिटल स्टॉक में जिस शरह से चेंज आया है, एक्सेलरेटर का काम ये है कि वो उतनी ही शरह से हमारी आउटपुट में चेंज लाता है। यानी आउटपुट में अगर हमें जो चेंज चाहिए, हमें पहले कैपिटल स्टॉक में वो चेंज लाना पड़ेगा, फिर हमारी आउटपुट वो चेंज होगी। इट शोज चेंजेस इन आउटपुट चेंज कैपिटल स्टॉक। ठीक है, एंड द नेट इन्वेस्टमेंट आल्सो चेंज बिकॉज, अच्छा देखिए, नेट इन्वेस्टमेंट की एक बात याद रखनी है कि ये नेट इन्वेस्टमेंट एक हाईएस्ट पॉइंट तक इंक्रीज होती है, मगर आफ्टर दिस हाईएस्ट पॉइंट इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस। इस थ्योरी की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो फर्स्ट हमारे पास लिमिटेशन है कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इन मशीन, यानी हमने एक्सेलरेटर थ्योरी में एज्यूम किया था कि मशीन और कैपिटल गुड्स आर फुली यूटिलाइज, means having no excess capacity, but in real life it is not so, because the machine do not have the because the machines do have some excess capacity, क्योंकि उनके पास एक्सेस कैपेसिटी बड़ी होती है मशीन्स की। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इंक्रीज होगी तो वो न्यू कैपिटल गुड्स खरीदने के बजाय क्या करेंगी, फर्म अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को यूटिलाइज करके अपनी आउटपुट की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा कर देंगी। ठीक है, तो उस पॉइंट पे आके ये जो थ्योरी है ये फेल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि द पॉसिबिलिटी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। पॉसिबिलिटी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट मींस एक्सेलरेटर थ्योरी हमारी तब एप्लीकेबल होती है जब हमारे पास अनयूज्ड रिसोर्सेज पड़े हों, यानी रॉ मटेरियल वगैरह जिससे हम अपनी कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस कर दें। यानी कि अगर हमारी आउटपुट बढ़े तो डिमांड फॉर गुड्स बढ़े तो हम कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन अगर क्या हो, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो, यानी कि रिसोर्सेज हमारे लेबर और कैपिटल जो है वो फुल एम्प्लॉयड हो,
तो अब हमें कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स इनमें हमें चॉइस करनी पड़ती है कि अगर हमें कैपिटल गुड्स चाहिए तो हमें कंज्यूमर गुड्स को निगलेक्ट करना पड़ता है, यानी हमें वहाँ से लेबर्स को दूसरे सेक्टर में लेके आना पड़ता है। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स द रिसोर्सेज विल हैव टू विड्रॉ फ्रॉम अदर यूजेस, यानी उसको अदर यूजेस से ख़त्म करके हमें कैपिटल गुड्स की डिमांड को पूरा करने के लिए वहाँ लेके आना पड़ेगा और उनसे वो प्रोडक्शन करवाएंगे। तो हम जाहिर सी बात है कि हमारे प्राइसेस उस टाइम पे इंक्रीज़ हो जाएंगे, मेकिंग द कैपिटल गुड्स एक्सपेंसिव। तो इस पॉइंट पे हमारी एसिलरेटर थ्योरी क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी। थर्ड है हमारे पास कैपिटल आउटपुट रेशो इज़ नॉट रिमेन कांस्टेंट। ये हमने एज्यूम किया था पहले थ्योरी में कि हमारी COR, हमारा W, हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो कांस्टेंट रहेगा। एसिलरेटर थ्योरी क्या कहती थी कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आउटपुट, यानी COR कांस्टेंट होता है, उनके दरमियान सेम रेशो होती है। लेकिन कहते हैं ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती है तो डिमांड फॉर वेरियस कैपिटल गुड्स इंक्रीज़ होता है और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का डिफरेंट COR हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर तो हमारा चेंज जो है डिमांड फॉर जो कंज्यूमर गुड्स है वो सिर्फ टेम्परेरी है, यानी कैपिटल गुड्स की डिमांड सिर्फ टेम्परेरी है, तो कोई भी फर्म ये नहीं करती है कि जाके फ़ौरन से कैपिटल ख़रीद ले, यानी मशीनरी वगैरह ले आए। सिर्फ टेम्परेरी डिमांड बढ़ी है तो वो उस टेम्परेरी डिमांड को ओवर टाइम के ज़रिए एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करके ही पूरा कर देती है बढ़ती हुई डिमांड को, वो न्यू मशीनरी नहीं लेके आती है। तो उस पॉइंट पे आके हमारी वो जो ये थ्योरी है एसिलरेटर की, ये निगलेक्ट हो जाती है कि हमारी आउटपुट जितनी शरह से बढ़ती है उतनी ही शरह से हमारी कैपिटल भी बढ़ता है, हालांकि ऐसा नहीं हो पाता। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोस्पेक्टिव आउटपुट। प्रोस्पेक्टिव आउटपुट क्या है कि हमने एसिलरेटर थ्योरी में पढ़ा कि डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स इज़ अ फंक्शन ऑफ डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, यानी कि हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट में आउटपुट में चेंज आएगा, फिर डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स में चेंज आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि फर्म डिमांड फॉर कैपिटल टू मीट द प्रोस्पेक्टिव और फ्यूचर आउटपुट, ठीक है। मोर एवर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रिलेशनशिप करंट आउटपुट एंड फ्यूचर आउटपुट, ठीक है। तो हमारे पास लैग्स मीन टाइम लैग्स कि फर्म अपनी आउटपुट को बढ़ाने के लिए जब कैपिटल को इंस्टॉल करती है तो वो फ़ौरन से नहीं कर लेती है, उसके दरमियान एक सर्टेन टाइम पीरियड उसको रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद ही वो अपनी मशीनरी वगैरह को इंस्टॉल करती है, लेके आती है। तो वो जो बीच में गैप होता है उसको लैग बोल रहे हैं कि उसको इग्नोर किया हुआ है थ्योरी ने, क्रूड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट ने। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स मीन्स कि एसिलरेटर थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि डिमांड फैक्टर्स को देखा, हमने सप्लाई फैक्टर्स को देखा ही नहीं है कि विच फैक्टर इफेक्ट द सप्लाई गुड्स लाइक द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ही हमारी चेंज हो जाए तो पूरी थ्योरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को इस थ्योरी में निगलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है कीन्स की थ्योरी, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखें और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।